प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे निवारकता का सिद्धांत। लेक्चर नंबर 31। डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को समझने के लिए विद्वानों ने मुख्यतया 3 उपागम दिए हैं। ध्यान दें बेटा, 3 उपागम दिए हैं। नंबर 1, पहले आपको पृष्ठभूमि के रूप इसको समझना है, उसके बाद निवारकता का सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रथम जो उपागम दिया है वह उपागम है उदारवादी उपागम। नोट करें सभी, उदारवादी उपागम। ठीक है बेटा। दूसरा है नव उदारवादी उपागम, यस उपागम। ठीक है बेटा। और जो तीसरा उपागम है वह है मार्क्सवादी उपागम। नोट करें, मार्क्सवादी उपागम। यस, ये 3 उपागम दिए हैं विद्वानों ने, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास किया जाता है। अब उदारवादी उपागम मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। दूसरा नव उदारवादी उपागम अभी चल रहा है। नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विद्वानों ने 7 दृष्टिकोण दिए हैं, 7 सिद्धांत दिए। बेटा ध्यान दें, यहाँ नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत विद्वानों ने 7 सिद्धांत या दृष्टिकोण दिए हैं, जिसमें से आज हम चौथे सिद्धांत या दृष्टिकोण की बात करेंगे। 3 सिद्धांत मैंने आपको समझा दिए। मतलब मेरा कहने का भावार्थ ये कि अभी हम नव उदारवादी उपागम की ही चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत नव उदारवादी उपागम का आज हम चौथा सिद्धांत या दृष्टिकोण लेंगे, जिसका नाम है निवारकता का सिद्धांत या निवारकता का दृष्टिकोण। यस बेटा। और तीसरा है मार्क्सवादी उपागम। जैसे ही नव उदारवादी उपागम के ये 7 सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम तीसरा मार्क्सवादी उपागम आपको समझाएंगे। तो आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? नव उदारवादी उपागम के अंतर्गत जो 7 सिद्धांत दिए, उन 7 सिद्धांतों में आज हम चौथा सिद्धांत ले रहे हैं, निवारकता का सिद्धांत। ठीक है बेटा। अब ध्यान दें, देखो वास्तव में निवारकता सिद्धांत है क्या, मैं सामान्य से रूप में आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपको ये लगे कि ये तो पता नहीं कहाँ से सिद्धांत का, कितना कठिन है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में बताऊँगा। ये ध्यान दें बेटा, वास्तविक रूप में जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं, जरा ध्यान दें, तो उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं सुविधा के लिए। पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुरातन विश्व राजनीति और आधुनिक विश्व राजनीति, 2 पार्ट कर ली, इसके 2 भाग कर लिए। फिर से बोल रहा हूँ, पुरातन विश्व राजनीति, इसको परंपरागत विश्व राजनीति भी कह सकते हैं, क्लासिकल वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं। दूसरा है आधुनिक विश्व राजनीति। जरा गौर कीजिएगा बेटा। अब निवारकता सिद्धांत क्या है? निवारकता सिद्धांत का मतलब क्या होगा? इसमें इसका अर्थ छुपा हुआ है क्या कि पुरातन विश्व राजनीति के युग की विशेषता है शक्ति का अभाव। क्या कि पुरातन विश्व राजनीतिक युग की विशेषता शक्ति का अभाव थी। मतलब वास्तविक रूप में उस समय सभी राष्ट्र राज्यों के पास में शक्ति का अभाव था, शक्ति की पूर्णता नहीं थी। लेकिन आधुनिक विश्व राजनीति में शक्ति के अभाव का स्थान शक्ति की अतिशयता या अतिमारक सामर्थ्य ने ले लिया। मतलब आधुनिक विश्व राजनीति की जब हम चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत वास्तव में सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं। आज ऐसे विनाशकारी हथियार मौजूद हैं। मैं कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया के राष्ट्र राज्यों की शक्ति का यदि संग्रह किया जाए तो पूरी मानव जाति को कितने हजारों बार समाप्त किया जा सकता है। आज नोट कीजिएगा, आज वास्तव में जो परमाणु हथियार हैं, उन परमाणु हथियारों के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि पूरी सृष्टि को कितने हजारों बार समाप्त किया जा सकता है। लेकिन आज सभी राष्ट्र राज्य के पास में परमाणु हथियार हैं, इसलिए कोई भी राष्ट्र राज्य परमाणु बम का प्रयोग करने का
भले ही धमकी देता हो, लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए उसे 1000 बार 100 बार सोचना पड़ेगा। कारण क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं। यदि एक राष्ट्र राज्य ने इस शक्ति का प्रयोग किया तो दूसरा राष्ट्र राज्य भी इसका प्रयोग करेगा। इसलिए बेटा ध्यान देंगे, यहाँ परमाणु हथियार, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम में लिखा भी है कि परमाणु हथियारों की आज जो मौजूदगी है, मतलब सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार हैं। आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी, आपको मालूम होना चाहिए आज सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार हैं। जब सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार हैं तो कोई भी राष्ट्र राज्य अपने विवाद का समाधान युद्ध के माध्यम से नहीं करना चाहेगा। वास्तविक रूप में शांति के माध्यम से विवादों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसलिए सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार होने के कारण, ध्यान दें बेटा, ये हथियार ही अर्थात परमाणु हथियार ही युद्ध निवारक की भूमिका निभाते हैं। मतलब सब राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद होने के कारण युद्ध नहीं हो पाएंगे। ये परमाणु हथियार ही युद्ध निवारक की भूमिका निभाते हैं। मतलब ये जो परमाणु हथियार हैं, परमाणु बम हैं, जो विनाशकारी शस्त्र हैं, वो ही युद्धों को रोकने का काम करते हैं। क्योंकि सभी राष्ट्र राज्य के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं, इसलिए ये परमाणु हथियार ही युद्धों को रोकते हैं, युद्धों को नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि युद्ध होने का मतलब सर्वनाश। इसलिए परमाणु हथियार मौजूद होने के कारण राष्ट्र राज्यों के पास वास्तव में ये युद्धों को रोकने की भूमिका निभाते हैं। कौन? परमाणु हथियार। इसी को कहते हैं निवारकता का सिद्धांत। मतलब परमाणु हथियार युद्धों को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद है। और ये बात पूर्णतः सत्य है। आज आप देखिएगा, सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में। उसके बाद में ये 15 टुकड़ों में बच जाता है, 15 टुकड़ों में बढ़ जाता है। और आज की हम स्थिति देखें तो रूस और यूक्रेन में जो खींचतान चल रही है, जो युद्ध चला हुआ है, 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन नाटो ने धमकी दी, रूस ने धमकी दी, अमेरिका ने धमकी दी, पर क्या परमाणु बम का प्रयोग किया गया? नहीं। कारण एक राष्ट्र राज्य यदि ऐसा करता है तो ये उसको भी मालूम है विनाश उसका भी होना सुनिश्चित है। इसलिए बेटा परमाणु हथियार युद्धों को रोकने की भूमिका निभाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, परमाणु हथियार युद्धों को रोकने की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सभी राष्ट्र राज्यों को डर है, भय है कि विनाश हमारा भी होना सुनिश्चित है। इसलिए कोई भी इनका प्रयोग नहीं करता। भले धमकी देता हो, धमकी दी जाएगी, लेकिन युद्ध होने का मतलब महायुद्ध, महायुद्ध होने का मतलब सर्वविनाश, और कोई भी नहीं चाहेगा कि सर्वविनाश हो। इसलिए परमाणु हथियार युद्धों को रोकने की भूमिका निभाते हैं। इसे ही निवारकता का सिद्धांत कहा जाता है, बिल्कुल इजी सी भाषा में। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब पॉइंट्स रूप में चलेंगे हम। पहले आप नोट करेंगे परमाणु युग में, आज का युग कैसा युग है बेटा? परमाणु युग है। परमाणु युग में नए हथियारों के सर्वनाश करने के सामर्थ्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदल दिया है। मतलब परमाणु युग में नए हथियारों के आने के कारण, नए हथियार के सर्वनाश करने की सामर्थ्य के कारण, जो नए हथियार हैं उनसे डेफिनेटली मैं कहूँगा कि सर्वनाश होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी मानव जाति को कितने ही हजारों बार नष्ट किया जा सकता है। आज इतने हथियार मौजूद हैं। तो सामर्थ्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप बदल दिया। मतलब आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है वह बदल गया है। किसके कारण? ये नए हथियारों के कारण। इसके बाद में ध्यान दें, अब जो ये सर्वनाशक क्षमता, क्योंकि आज हम देखते हैं सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं, और सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं, तो वास्तव में ये सभी राष्ट्र राज्यों के पास में सर्वनाशक क्षमता मौजूद है, सबके पास में। तो ये सर्वनाशक क्षमता के कारण, सभी राष्ट्र राज्यों के पास में क्षमता है, सर्वनाशक क्षमता के कारण, मतलब परमाणु हथियारों की क्षमता के कारण। एक विद्वान है मैक्स लर्नर, नोट करेंगे बेटा, यहाँ ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। मैक्स लर्नर आज के युग को अतिमारकता का युग कहते हैं। बेटा नोट करें यहाँ, मतलब मैक्स लर्नर नाम के विद्वान है जिन्होंने आज के युग को अतिमारकता का युग कहते हैं। किसको कहते हैं? अतिमारकता के युग। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आवर किल, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, मैक्स लर्नर आज के युग को
अतिमारकता का युग कहते हैं। मतलब आधुनिक विश्व राजनीति के युग को मैक्स लर्नर अतिमारकता का युग कहते हैं। अतिमारकता के युग का सीधा सा अर्थ ये होगा कि इसके अंतर्गत सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियारों की बहुतायत है। ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्र राज्य यदि युद्ध करता है तो दूसरा राष्ट्र राज्य भी परमाणु हथियार का प्रयोग करने के लिए तैयार रहेगा, और यदि एक ने इसका प्रयोग किया तो दूसरा भी इसका प्रयोग करेगा। इसका मतलब सारा विनाश निश्चित। ध्यान दें बेटा, फिर मैंने आगे लिखा है कि जो ये मैक्स लर्नर है, इनकी पुस्तक का नाम है द एज ऑफ आवर किल। ये 1964 में लिखी है, ये इनकी पुस्तक का नाम है, नोट करेंगे। ये इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द एज ऑफ आवर किल 1964 में लिखा है। और इस पुस्तक के अंतर्गत ही इन्होंने ये बात कही है, क्या बात कही है, कि वास्तव में आज सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में वास्तव में आज सभी राष्ट्र राज्यों के पास में सर्वनाशक क्षमता मौजूद है, और सर्वनाशक क्षमता मौजूद होने के कारण ही इसे अतिमारकता का युग कहा जाता है। आज का युग किसका युग है? अतिमारकता का युग है। ठीक है बेटा, फिर मैंने ये डायग्राम बनाया क्या, कि परमाणु हथियार मतलब सभी राष्ट्र राज्यों के पास में। बेटा समझे भाई, आज हम देखें जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो लक्ष्य होता है वो तो राष्ट्रीय हित होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो कार्यकर्ता होता है, जो एक्टर होता है, जो इकाई होता है वो राष्ट्र राज्य होता है। तो सभी राष्ट्र राज्यों का अपना लक्ष्य क्या होता है? राष्ट्रीय हित होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। परंतु वास्तव में आधुनिक विश्व राजनीति की जब हम चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि आज सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं, सर्वनाशक क्षमता मौजूद है सबके पास में, सब राष्ट्र राज्यों के पास में। तो ये परमाणु हथियार सबके पास में होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य युद्ध करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सर्वविनाश का डर है। इसलिए परमाणु हथियार होने के कारण, सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार होने के कारण, सर्वविनाशक क्षमता होने के कारण युद्धों को रोकने की भूमिका निभाते हैं। ये कौन? परमाणु हथियार। इसी को कहते हैं निवारकता का सिद्धांत। मतलब आधुनिक विश्व राजनीति में परमाणु हथियार सभी राष्ट्र राज्यों के पास में होने के कारण ये युद्धों को बढ़ाते नहीं बल्कि युद्धों को रोकने का काम करते, क्योंकि सभी को भय है, डर है कि एक छोटी सी चिंगारी भी महायुद्ध का रूप धारण कर सकती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इस शब्द का प्रयोग, बेटा किस शब्द का प्रयोग? अतिमारकता, आवर किल, अतिमारकता। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विद्वान है जॉन मेडारिस, बेटा नोट करें, जॉन मेडारिस ने किया था। किस शब्द का प्रयोग? अतिमारकता शब्द का प्रयोग। यहाँ आप नोट कर सकते हैं, अतिमारकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन मेडारिस ने किया था, जिसके अनुसार अतिमारकता के अनुसार अमेरिका और सोवियत संघ दोनों संसार का कई बार सर्वनाश कर सकते हैं। इससे समझे आप, मतलब वास्तविक रूप में अतिमारकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन मेडारिस ने किया था, और इन मेडारिस ने कहा कि वास्तविक रूप में अगर हम अतिमारकता की बात करते हैं, मतलब जिसके अनुसार, अतिमारकता के अनुसार, इस शब्द के अनुसार अमेरिका और सोवियत संघ, मेडासिन ही कह रहे हैं, ये मेडासिन कह रहे हैं, या इसको मेडारिस बोल देंगे आप, मेडारिस कह रहे हैं अमेरिका और सोवियत संघ दोनों संसार का कई बार सर्वनाश कर सकते हैं। मतलब इन्होंने कहा है कि आज का युग अतिमारकता का युग है। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो दूसरे महायुद्ध के बाद में पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है, साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों में कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, शीत युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, इसके ऊपर जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष समझाऊंगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझाऊंगा, तब आपको कोल्ड वॉर समझाया जाएगा कि शीत युद्ध क्या है क्या नहीं, सारी बातें क्लियर होंगी। अभी तो हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट ले रहे हैं। तो बेटा उनमें दोनों में शीत युद्ध की शुरुआत होगी, और ये दोनों अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और इसके बाद में क्या हुआ कि इन दोनों के पास में इतनी शक्ति एकत्रित हो गई कि संसार का कई बार सर्वनाश कर सकते हैं, संसार का कई बार सर्वनाश कर सकते हैं। इसी को कहते हैं अतिमारकता। इसको क्या कहते हैं? अतिमारकता। नेक्स्ट, अतिमारकता की पृष्ठभूमि में, अब ध्यान दें जरा, अतिमारकता की पृष्ठभूमि, अतिमारकता आवर किल। अतिमारकता की पृष्ठभूमि में मैक्स लर्नर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते स्वरूप पर विचार किया। जरा गौर कीजिएगा, मतलब अतिमारकता की पृष्ठभूमि के अंतर्गत मैक्स लर्नर ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद की, क्या कह रहा हूँ मैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते स्वरूप पर विचार किया, और कहा, क्या कहा
कि आज हम अति मारक सामर्थ्य और शक्ति की अतिशयता के युग में रह रहे हैं, न कि शक्ति के अभाव के युग में। मतलब इन्होंने कहा कि आज का जो युग है वो शक्ति के अभाव का युग नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में शक्ति की अतिशयता का युग है। मतलब आज शक्ति की बहुतायता है, सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात कह रहे हैं। कौन? मैक्स लर्नर। नेक्स्ट आप ध्यान दें बेटा, यहाँ ये दोनों बिंदु आपको समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों नहीं समझेंगे तो पुरातन राजनीति और आधुनिक राजनीति, विश्व राजनीति, तो इसमें न्यूयार्कता का सिद्धांत आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने दो बिंदु अलग से बनाए। बेटा ध्यान दें, न्यूयार्कता के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले विश्व राजनीति को दो भागों में बांट देंगे आप। नंबर एक, पुरातन विश्व राजनीति नोट करेंगे। पुरातन विश्व राजनीति या परंपरागत विश्व राजनीति भी कह सकते हैं। पुरातन विश्व राजनीति और दूसरा आधुनिक विश्व राजनीति, आधुनिक विश्व राजनीति। तो पुरातन विश्व राजनीति के युग की विशेषता क्या है? शक्ति का अभाव था। मतलब पुरातन विश्व राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसकी विशेषता ये थी कि वहाँ पर शक्ति का अभाव था, शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि आज है। और आधुनिक विश्व राजनीति में शक्ति के अभाव का स्थान शक्ति की अतिशयता या अति मारक सामर्थ्य ने ले लिया है। मतलब आधुनिक विश्व राजनीति की यदि बात की जाए तो वास्तविक रूप में आज सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद है, सभी के पास सीमा से ज़्यादा शक्ति है। ये थोड़ा डिफरेंस हो गया। मतलब पुरातन विश्व राजनीति में डेफिनेटली शक्ति का अभाव था, राष्ट्र राज्यों के पास में इतनी शक्तियाँ नहीं थी, इतने परमाणु हथियार नहीं थे। लेकिन आधुनिक विश्व राजनीति में सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद है। इसलिए आप कहेंगे कि शक्ति की अतिशयता या अति मारक सामर्थ्य ने इसका स्थान ले लिया है, किसका? शक्ति का अभाव का। तो नोट करेंगे, पुरातन विश्व राजनीति की विशेषता शक्ति का अभाव, जबकि आधुनिक विश्व राजनीति की विशेषता क्या है? शक्ति की अतिशयता है या शक्ति का बहुतायता, शक्ति की बहुत मात्रा में पाया जाना। आगे बढ़ते अब हम विश्व राजनीति की पुरातन प्रणाली, ये पुरातन प्रणाली होगी, पुरातन विश्व राजनीति। विश्व राजनीति की पुरातन प्रणाली या परंपरागत प्रणाली का मुख्य आधार रहा है शक्ति और उसका बेहिचक प्रयोग। जरा गौर कीजिएगा बेटा, यहाँ विश्व राजनीति की जो ये पुरातन है, विश्व राजनीति की पुरातन प्रणाली का मुख्य आधार, इसका मुख्य आधार क्या रहा है? किसका? पुरातन विश्व राजनीति का आधार रहा है शक्ति और उसका बेहिचक प्रयोग। मतलब विश्व राजनीति जो पुरातन प्रणाली है या पुरातन विश्व राजनीति है, इसका मुख्य आधार क्या रहा है? शक्ति और उसका बेहिचक प्रयोग। मतलब ये सभी अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और ये बेहिचक निडर होकर किसका प्रयोग कर सकते थे। अब जरा ध्यान दें, सभी राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने और वृद्धि के लिए उत्सुक रहते हैं। मतलब पुरातन विश्व राजनीति के अंतर्गत सभी राष्ट्र राज्य अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने का ही प्रयास करते हैं। किसके अंतर्गत? पुरातन विश्व राजनीति के अंतर्गत। नेक्स्ट, पुरातन विश्व राजनीति परंपरा से ही प्रतियोगिता मूलक, शत्रुता मूलक, शत्रु मूलक होती है। यह इस विचार को आधार बनाकर चलती है कि विश्व राजनीति प्रभुता संपन्न राष्ट्रों का ढांचा है, यह प्रणाली शक्ति संतुलन है और अंतिम साधन युद्ध है। अब ये सारी बातें समझनी है। जो ये पुरातन विश्व राजनीति है, इसको समझने के लिए आपको ये सारी बातें समझनी है कि पुरातन विश्व राजनीति परंपरा से ही क्या है? प्रतियोगिता मूलक है। मतलब पुरातन विश्व राजनीति में सभी राष्ट्र राज्य एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। शत्रुता मूलक है, सभी एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, शत्रु मूलक होती है। और फिर इसके बाद में यह इस विचार को आधार बनाकर चलती है। मतलब पुरातन विश्व राजनीति इस विचार को आधार बनाकर चलती है। किस विचार को? कि विश्व राजनीति प्रभुता संपन्न राष्ट्रों का ढांचा है। क्या बेटा? ये विश्व राजनीति को प्रभुता संपन्न राष्ट्रों का ढांचा मानती है। मतलब सभी राष्ट्र राज्य अपने आप में संप्रभु हैं और उन संप्रभु राष्ट्र राज्यों का ही ढांचा मान करके चलती है। और जो ये पुरातन विश्व राजनीति की प्रणाली है, यह प्रणाली शक्ति संतुलन है, ये शक्ति संतुलन को प्रबल देती है और अंतिम साधन युद्ध है। अर्थात पुरातन विश्व राजनीति वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य के बीच में जो खींचतान होती है, जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार होता है, इसके लिए अंतिम साधन युद्ध को ही मानते हैं। मतलब ये अंतिम साधन युद्ध को मानते हैं। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का अंतिम साधन पुरातन विश्व राजनीति युद्ध को मानता है, युद्ध को मानता है, ध्यान रखना है। जबकि आधुनिक विश्व राजनीति युद्ध को आधार नहीं मानता है। नोट कीजिएगा जैसा कि आगे ये बात आएगी। अब देखो आगे मैंने लिखा लेकिन मीन्स, अब यहाँ पर जो पुरातन विश्व राजनीति है इसको अस्वीकार किया जा रहा है। लेकिन समकालीन युग में युद्ध राष्ट्रीय नीति का साधन नहीं है। मतलब इसमें आधुनिक विश्व राजनीति में क्या है कि युद्ध राष्ट्रीय नीति का साधन नहीं है। अब लिखें आप यहाँ पर, लेकिन समकालीन युग में या आधुनिक विश्व राजनीति में युद्ध राष्ट्रीय नीति का साधन नहीं है।
बल्कि पुरातन राजनीति का साधन था। मतलब अधिक से अधिक हम ये कह सकते हैं कि जो युद्ध है वह पुरातन विश्व राजनीति का साधन था, लेकिन आधुनिक विश्व राजनीति का साधन युद्ध नहीं है, क्योंकि सभी के पास परमाणु हथियार मौजूद है, सभी राष्ट्र राज्यों के पास में परमाणु हथियार मौजूद है, इसलिए ये युद्धों को रोकने की भूमिका निभाते हैं। कौन? परमाणु हथियार। इसी को कहते हैं निवारकता का सिद्धांत। नेक्स्ट, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते स्वरूप में, जरा गौर कीजिएगा बेटा, यहाँ समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते स्वरूप में मीन्स आधुनिक विश्व राजनीति, ठीक है। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते स्वरूप में कुछ विद्वान हैं, रॉबर्ट ओपेनहीम, हांस जी मार्गेनथाउ, ए अप्पादोराय। इनका मत है, क्या मत है कि अब विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी की अब विदेश नीति की दृष्टि से दुविधा है कि राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए बल प्रयोग किया जाए या नहीं। मतलब यहाँ पर एक दुविधा बनी हुई है कि वास्तविक रूप में राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए बल का प्रयोग किया जाए या नहीं किया जाए, ये एक दुविधा बनी हुई है। अब ये दुविधा क्यों है? यह दुविधा परमाणु अस्त्रों के निर्माण के कारण पैदा हुई है। मतलब बल का प्रयोग किया जाए या नहीं किया जाए, ये दुविधा है। अब दुविधा ये क्यों पैदा हुई? इसलिए हुई परमाणु अस्त्रों के कारण, परमाणु हथियारों के कारण ये दुविधा पैदा हुई। क्यों? क्योंकि आज कोई भी राष्ट्र राज्य परमाणु हथियार का प्रयोग करता है, दूसरा राष्ट्र राज्य इसका प्रयोग करेगा। एक राष्ट्र राज्य इसका प्रयोग करता है, दूसरा राष्ट्र राज्य इसका प्रयोग करेगा। ऐसी स्थिति में तय है, सर्वनाश सुनिश्चित है। तो बेटा यह दुविधा परमाणु अस्त्रों के निर्माण के कारण पैदा हुई है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम, क्यूबा संकट जो कि 1962 में था। क्या? क्यूबा संकट 1962 में हुआ। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ? अमेरिका और सोवियत संघ में युद्ध का खतरा बना हुआ था। युद्ध का खतरा बना हुआ, किस किस के बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ में क्यूबा को लेकर के युद्ध का खतरा बना हुआ था। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर ये दोनों ही जो गुट थे वो युद्ध के लिए, वैसे कोल्ड वार बना हुआ था, शीत युद्ध बना हुआ था, लेकिन उस कोल्ड वार को हॉट वार में, गर्म युद्ध में परिवर्तित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इसका मूल कारण ये था कि सर्वविनाश होना सुनिश्चित है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि परमाणु हथियार की मौजूदगी के कारण आज युद्ध रुक रहे हैं। युद्धों को रोकने में परमाणु हथियार की बहुत ज़्यादा भूमिका है। इसी को कहते हैं निवारकता का सिद्धांत। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हम एक एग्जाम्पल और देते हैं। एक एग्जाम्पल और, जैसे 13 दिसंबर 2001, ये डेट नोट करेंगे आप, 13 दिसंबर 2001 को जब भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ, जरा गौर कीजिएगा ये डेट, 13 दिसंबर 2001 को जब भारतीय संसद पर, इंडियन पार्लियामेंट पर, हमारी संसद पर जब आतंकवादी हमला हुआ, तो जब ये आतंकवादी हमला हुआ तो ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो वाजपेयी जी ने स्पष्ट रूप में कह दिया था, क्या कह दिया था? कि अब जो है आर पार की लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ, आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन चूंकि यहाँ ये बात निश्चित थी कि भारत के पास भी परमाणु हथियार है तो पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं, ये बात भी सत्य है। अब ऐसी स्थिति में अगर भारत इसका प्रयोग करता है तो पाकिस्तान क्या इसका प्रयोग नहीं करेगा? इसका प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर वास्तविक रूप में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उस समय युद्ध की तिथि भी निश्चित कर ली गई थी। यस, कुछ गुप्त तथ्यों से इस बात का पता लगता है कि डेट भी निश्चित कर ली गई थी युद्ध की, लेकिन अंत में फैसला यही हुआ कि अगर हम परमाणु हथियार का प्रयोग करेंगे तो वो भी इसका प्रयोग करेंगे। तो निश्चित है विनाश हमारा भी होना है, उनका भी होना है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि हमारा कम नुकसान होगा, उनका ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नुकसान दोनों का होना है। तो इसलिए यहाँ परमाणु हथियारों ने युद्धों को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी को कहते हैं निवारकता का सिद्धांत। युद्धों को रोकने की भूमिका किसने? परमाणु हथियार ने। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब निष्कर्ष रूप में बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें मैंने नोट कर दी है, ध्यान दें। संक्षेप में 1945 से पूर्व, 1945 से पहले युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धुरी था। जरा गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर दो बातें आ गई ना। यहाँ पुरातन विश्व राजनीति के अंतर्गत युद्ध के लिए छूट, राष्ट्र राज्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, जबकि आधुनिक विश्व राजनीति में परमाणु हथियार की मौजूदगी के कारण युद्धों पर रोक लग रही है। आप देखें यहाँ 1945 से पूरा युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धुरी था, पर आज अतिमारकता के युग में युद्ध की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। मतलब आज सभी राष्ट्र राज्यों के पास परमाणु हथियार हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ कि आज
युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धुरी नहीं है। हाँ, 1945 से पहले युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धुरी था। भाई, सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए साधन के रूप में युद्ध का प्रयोग करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सभी राष्ट्र राज्य के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं, सर्वनाशक क्षमता मौजूद है, मैं ये कहना चाहूँगा। इसलिए युद्ध का प्रयोग नहीं किया जा सकता। युद्ध को रोकने में परमाणु हथियार ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसी को कहते हैं निवारकता का सिद्धांत। चलिए बेटा, अतिमारकता के युग में युद्ध की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट एक विद्वान है P.A. ब्लैकेट। बेटा ध्यान दें, P.A. ब्लैकेट, फिर से बोल रहा हूँ, P.A. ब्लैकेट। इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि सर्वनाशी युद्ध का खतरा आज इतना बड़ा हो गया। सर्वनाशी युद्ध का खतरा आज इतना बड़ा हो, क्योंकि आज सभी राष्ट्र राज्यों के पास परमाणु हथियार है। सभी राष्ट्र राज्य अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जब बजट तैयार किया जाता है तो बजट में रक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है, सभी राष्ट्र राज्य। तो ऐसी स्थिति में सर्वनाशी युद्ध का खतरा आज इतना बड़ा हो गया है कि परमाणु हथियार का उपयोग कभी नहीं किया जाएगा और इसलिए बड़ा युद्ध कभी नहीं होगा। मतलब आज वास्तव में धमकी दी जाती है, लेकिन परमाणु हथियार का प्रयोग बहुत सोच समझ कर किया जाएगा। परमाणु हथियार का प्रयोग करने का भावार्थ है कि पूरी दुनिया का ही सर्वनाश, और हम नहीं चाहेंगे कि भाई दुनिया का सर्वनाश हो। इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सर्वनाश युद्ध का खतरा आज इतना बड़ा हो गया है कि परमाणु हथियार का उपयोग कभी नहीं किया जाएगा और इसलिए बड़ा युद्ध कभी नहीं होगा। इसने कही है ये P.A. ब्लैकेट ने। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी को समझ लेना है। भले ही कोई भी राष्ट्र राज्य कितनी भी धमकी दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन ये तय है, क्या तय है कि बड़ा युद्ध कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बड़े युद्ध का मतलब ही यही है कि पूरी मानव जाति का विनाश। और क्या हम ये चाहेंगे? किसी भी राष्ट्र राज्य का राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष चाहेगा? हरगिज नहीं। वो धमकी देना एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में, व्यवहार में इसका प्रयोग करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि परमाणु हथियारों ने युद्धों को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर से बोल रहा हूँ, परमाणु हथियारों ने युद्धों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी को कहते हैं निवारकता का सिद्धांत। मतलब युद्धों को रोकने की भूमिका परमाणु हथियारों ने निभाई है और युद्ध को रोकना ही एक प्रकार से निवारकता है, निवारकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट, अंत में लिखा है आज परमाणु हथियार, बेटा नोट करें, आज परमाणु हथियार, पर मतलब परमाणु, आज परमाणु हथियार युद्ध निवारक की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अंत में लिखें इसको, क्या? आज परमाणु हथियार, भाई आज सभी राष्ट्र राज्य के पास में परमाणु हथियार है, नो डाउट। तो आज परमाणु हथियार युद्ध निवारक की भूमिका निभा रहे हैं या युद्ध निवारक भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मतलब सभी राष्ट्र राज्य के पास में परमाणु हथियार है, इसलिए परमाणु हथियार युद्ध निवारक की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मतलब युद्धों को रोकने का कार्य कर रहे हैं, ये युद्धों को रोकने का कार्य कर रहे हैं। कौन? परमाणु हथियार। फिर मैंने आगे लिखा 1962 के बाद वास्तविक रूप में देखा जाए, देखो 1945 के बाद में कोल्ड वार शुरू हो जाता है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद में 1962 के बाद में धीरे धीरे जो कोल्ड वार है, ये कोल्ड वार तनाव शैथिल्य में, दीतांत में, इसको दीतांत भी बोल देते हैं, दीतांत में तनाव शैथिल्य में परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद में अंत में जाकर के 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और शीत युद्ध का सदा के लिए समापन हो जाता है। तो मेरा यहाँ कहने का मूल जो भावार्थ ये है वो ये है कि निवारकता के सिद्धांत का अर्थ सिर्फ इतना सा ही होगा, कितना सा होगा कि परमाणु हथियार के कारण युद्ध नहीं हो पाएंगे। मतलब इन परमाणु हथियारों ने युद्धों को रोकने की भूमिका निभाई है। परमाणु हथियारों ने युद्धों को रोकने की जो भूमिका निभाई है वह भूमिका ही निवारकता है। इसे ही निवारकता का सिद्धांत कहा जाता है। ये हो गया नवधारवादी उपागम के अंतर्गत चौथा सिद्धांत, निवारकता का सिद्धांत। मुझे पूरा विश्वास है मेरे विद्यार्थी निवारकता सिद्धांत को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।